अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी अहम खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारी नजर किन खबरों पर होगी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मोदी सरकार 3.0 की नई टीम की करेंगे, जिसने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि क्यों नीट की परीक्षा को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद चर्चा राहुल और प्रियंका गांधी की धन्यवाद सभा की करेंगे, जो आज रायबरेली में हुई। दोनों नेताओं ने सभा को संबोधित किया और यूपी की जनता का आभार जताया। आखिर में गर्मी के 50 डिग्री वाले टॉर्चर की बात, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 71 मंत्रियों ने 9 जून को शपथ ली। अगले दिन यानी 10 जून को सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ और उसके अगले दिन यानी 11 जून से मंत्रियों की ये लंबी चौड़ी फौज एक्शन में आ गई है। अमित शाह ने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। कार्यभार संभालने से पहले वो नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल साइन की। वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्री और मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पहुंचे और केंद्रीय मंत्री के रूप में मिली अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। केरल से बीजेपी के पहले सांसद सुरेश गोपी को पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका दी गई है। उन्होंने भी अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्रियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत के मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं। और पिछले Prime Minister's wish to run the Parliament smoothly, taking everybody along successfully. We are committed to the job and we will ensure whatever it takes, we will reach out to everyone. I also would like to urge all the political parties, all the honorable members of Lok Sabha and Rajya Sabha for their kind cooperation. मित्रों, आदरणीय पासवान जी भी मेरे साथ हैं। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। आज भी ये कविता अप्रासंगिक नहीं है। ग्रामीण विकास हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और उसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी।
मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने। तो मोदी सरकार 3.0 ने फुल एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीट परीक्षा पर लग रहे धांधली के आरोपों की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसको लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में गुस्सा है। नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कहा गया कि नीट यूजी 2024 का रिजल्ट वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी और 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही इसको लेकर शिकायतें शुरू हो गईं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया है। वहीं अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए से कहा कि यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने ये कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिस पे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है। उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो नीट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों में यूथ कांग्रेस भी शामिल है। उधर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट एग्जाम का पेपर लीक होने से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि देश में कहीं भी परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं हुआ है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही है। 24 लाख जो नौजवान साथी हैं, जो छात्र हैं, इन्हें न्याय दें। और ये जो नीट का पेपर है इसकी जांच कराकर ये दोबारा एग्जाम कराया जाए। 24 लाख छात्र, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो भी सामने आ रही है। एक बच्ची ने सुसाइड करा। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो, और आपके मंत्रालय के कारण की वजह से आज एनटीए धांधली कर रही है। खुलेआम एनटीए पैसा मांग रही है, सीटों का पैसा मांग रही है, रैंक का पैसा मांग रही है। तत्काल जो एनटीए का डायरेक्टर और चेयरमैन है उसको जेल में डालो, बर्खास्त करो और दोबारा नीट का एग्जाम करो। और 24 लाख जो नीट के छात्र हैं उनको न्याय दो।
एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया है, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। थैंक यू। Hi sir, Diksha Tiri from Indian Express this side. Sir, I wanted to ask that as you've said, the new committee will be formed and they'll look into it. So, unka result, if it is revised, then would it not affect the admission process of the candidates who have already cleared and have no issues in that, who were not in the 1600? And second question, that the Maharashtra government has also flagged concern about the NEET issue. So, what are you going to take? What is your thought on that, and how are you going to take the next step for that? The issue of because the total like this committee will meet frequently and give the recommendations early, so that we will come to a conclusion in in a limited time frame. Let us say like once they give recommendation in a week, so next 2 परीक्षाओं में इस तरह की धांधली न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को भी अंधकार में डालते हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ निष्पक्ष जांच की भी आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, बात यूपी और कांग्रेस की करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यूपी एक खजाने के तौर पर उभरा है। यूपी में मिली इस सफलता को कांग्रेस आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही वजह है कि चुनाव के बाद राहुल और प्रियंका यूपी में एक्टिव हो रहे हैं। रायबरेली और अमेठी से मिली जीत के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका रायबरेली पहुंचे, जहां दोनों ने यूपी की जनता का आभार जताया। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी की एक सीट पर सिमटी कांग्रेस के लिए इस बार के नतीजे किसी संजीवनी से कम नहीं हैं। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की छोड़ी हुई रायबरेली सीट तो जीती ही, साथ ही वो अमेठी, जहां से पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी से वो चुनाव हार गए थे, उस अमेठी पर कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने इस बार स्मृति ईरानी को मात दे दी है। ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार का गढ़ हैं, जो अब वापस कांग्रेस के पास आ गई हैं। प्रियंका गांधी ने इन दोनों ही सीटों पर जमकर प्रचार किया था। आज जब वो रायबरेली पहुंची तो जनता का आभार जताते हुए कहा कि जितनी श्रद्धा और निष्ठा आपने हम लोगों के लिए दिखाई है, उससे 2 गुना काम हम आपके लिए करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया है इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जो उसके लिए वरदान साबित हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर यूपी में कई रैलियां की, जिनका असर चुनावी नतीजों में भी दिखा। धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली, अमेठी, यूपी और पूरे देश में एक होकर लड़ी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। पहले गठबंधन होता था, लेकिन शिकायतें आती थी, मगर इस बार सब एक होकर लड़े हैं। रायबरेली के मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। तो यूपी में कांग्रेस के लिए नतीजे उत्साहजनक तो हैं, लेकिन इन्हें बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। संगठन को मजबूत किए बिना ये नतीजे बरकरार नहीं रखे जा सकेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात बढ़ते हुए पारे से बढ़ती मुसीबत की करेंगे। देश में इस साल भीषण गर्मी बढ़ रही है।
सोमवार से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति फिर से लौट आई है। गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। सोमवार को यूपी, दक्षिण बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में लू की स्थिति रही। दिल्ली में नरेला 46.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि नजफगढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के 7 स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। यूपी में प्रयागराज 46.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान में पारा राजस्थान का 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग की माने तो इतनी तेज गर्मी पड़ने का कारण एल नीनो, समुद्र की सतह का गर्म होना और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से बढ़ना है। इसके अलावा तेजी से हो रहे शहरीकरण ने शहरी क्षेत्रों में गर्मी को और बढ़ा दिया है। मई में हीट वेव चलने के कारण असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों समेत देश भर के कई स्थानों पर अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। उधर राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। गर्मी के दौरान बिजली की कटौती की समस्या से आम लोग बेहाल हो रहे हैं। राजस्थान में बढ़ती बिजली कटौती की समस्या को देखते हुए पिछले महीने सीएम भजन लाल शर्मा ने विभागों को प्रदेश में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इस बीच बिजली संकट को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और दिन में हमारे पास पर्याप्त बिजली रही। केवल रात के समय जब डिमांड इस बार ज़्यादा जनरेशन की ज़्यादा डिमांड बढ़ी, उस समय हमने एक्सचेंज से बिजली खरीद करके भी दी। और पिछली सरकार ने जो बैंकिंग से बिजली रबी के सीजन में सर्दियों में उपयोग में ली, उसको भी हमने रोजाना लौटाया। इस समय इतनी डिमांड में भी हमने और प्रदेशों से पिछली गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे उसको भी हमने पूरा किया, राजस्थान की लाज रखी। और ये अभी हमारे जो उत्पादन के संयंत्र हैं लगभग सारे ही अभी चालू हो गए हैं। हमने प्रयास किया निरंतर उनमें मेंटेनेंस हो। आज हमारा सूरतगढ़ ले लो, कोटा ले लो, छबड़ा ले लो, काली सिंध ले लो, इन सब में उत्पादन हमारे जो संयंत्र हैं वो थर्मल पूरे चल रहे हैं और उससे हमारे पास पर्याप्त बिजली भी बन रही है। इसके साथ साथ हम अब इस स्थिति में है कि हमें परचेज भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही। एक्सचेंज के माध्यम से भी हमारी परचेज कम हुई है और हम निरंतर अभी बिना किसी लोड सेटिंग के लाइट उपलब्ध करा पा रहे हैं। कहीं कहीं कोई लोकल स्थानीय स्तर पर कोई फॉल्ट आ जाता है तभी बिजली वहाँ बंद होती है। बाकी हमारी एलडी के माध्यम से कोई लोड सेटिंग अभी नहीं किया जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर उपभोक्ता को अच्छी उपलब्ध बिजली भी कराएं। और हमारा ये भी प्रयास है कि आने वाले समय में पिछली सरकार ने अपने 5 साल केवल रेवड़ियाँ बांटने में लगा दिए। ये नहीं सोचा कि इनके लिए हम बिजली कहाँ से लाएंगे। नए कृषि कनेक्शनों के लिए हमने जो जारी किए उनको हम कैसे बिजली मुहैया कराएंगे। बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली के साथ साथ पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में इस हफ्ते जल भंडारण उनके वर्तमान भंडारण का केवल 22% रह गया है, जिससे कई राज्यों में पानी की कमी बढ़ गई है और जल विद्युत उत्पादन पर भी काफी असर पड़ा है। भीषण गर्मी ने पहले ही भारत की बिजली की मांग को रिकॉर्ड 246 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, क्योंकि घरों और कार्यालयों में एसी और कूलर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। दिल्ली के ओखला की संजय कॉलोनी में स्थानीय लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। सुनिए उनकी परेशानी खुद उन्हीं की जुबान। हमारा अतुल मंडल जी, क्या दिक्कत हो रही है सर पानी को? दिक्कत क्या है? अभी तो दिक्कत कुछ नहीं है, अब तो पानी सही मिल रहा है। वो कह रहा है टैंकर वाला, वो गाड़ी वाला बोल रहा है कि हमें दिक्कत हो रहा है, हम 9 बजे आएंगे। तो 9 बजे हम लोग पानी क्या करेंगे? हम लोग 8 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। हमें पानी जितना सुबह मिलेगा उतना हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद हम लोग ड्यूटी जाएंगे। 8 बजे का ड्यूटी होता है। और क्या बोल रहा है? अभी टाइम से नहीं आ रहा टैंकर ना? अभी आता आ रहा है,
अभी ठीक टाइम में आ रहा है, वो अभी बोल रहा है कि हमें दिक्कत हो रहा है। पानी को लेकर तो बहुत समस्या है, क्योंकि और एक ही टैंकर आता है, इसमें पाइप डालने की वजह से इतनी भीड़ हो जाती है, किसी को पानी मिलता है नहीं मिलता है, और उस पर गिरने की संभावना भी होती है, और किसी का चोट भी लग जा सकता है, इस पर कोई गिर भी जाता है यहाँ पे पानी भरने के चक्कर में। पूरे दिन में कितने टैंकर हैं? पूरे दिन में क्या एक ही बार टैंकर आता है? एक ही बार आती है पूरे दिन में? एक बार जी। तो सब लोगों को पूरा पड़ जाता है? नहीं, पूरा पानी नहीं होता किसी का। क्या नाम है आपका? सोनू। दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी मारलेना का कहना है कि दिल्ली में 40 से 45 MGD पानी का कम उत्पादन हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी है। उधर बीजेपी पानी की कमी के लिए दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही जाता है कि हर व्यक्ति को एक दिन में तकरीबन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब दिल्ली में आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि अभी दिल्ली की जनसंख्या करीब 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। 2.5 करोड़ की जनसंख्या को अगर आप 150 लीटर पर डे के हिसाब से अगर आंकड़ा करिए तो 990 MGD का आंकड़ा आता है। लेकिन इसके अलावा कई एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे 150 लीटर से ज़्यादा खर्च होता है, आपकी इंडस्ट्री भी है, कई कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी होते हैं। तो ऐसा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका 1000 MGD जितना दिल्ली का तकरीबन पानी का प्रोडक्शन है, वो 1000 MGD दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स को मोटा मोटी मीट करता है। इस 1000 MGD प्रोडक्शन के अलावा दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जो 1000 MGD का हम प्रोडक्शन का आंकड़ा देते हैं, उसमें जो दिल्ली में डिसेंट्रलाइज तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी होता है, उसका आंकड़ा नहीं शामिल होता है। हमने ये कहा है कि दिल्ली में पानी का संकट दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण है। हरियाणा से जब पानी दिल्ली को अधिक मात्रा में मिल रहा है, मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, और वो दिल्ली सरकार के संरक्षण में जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है, और दिल्ली पानी पूरा पहुंच ही नहीं पाता। और वहां से जब पानी निकलता है, उसके बाद जो दिल्ली में लीकेज है पाइपलाइंस की, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह है, उस लीकेज को ठीक करने का काम दिल्ली सरकार का था, जो नहीं किया गया है। बार बार शिकायतें भी की गई है। तो अगर दिल्ली को पूरा पानी मिल जाए तो आज दिल्ली में जो क्राइसिस है, हमारा एक एक बच्चा भाई बहन जो पानी के लिए तरस रहे हैं, वो सिर्फ दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण है। आपने टैंकर कुछ दिखाए, उनको थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। माफिया का जिक्र हम टैंकर माफिया दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कहते थे कि मैं टैंकर माफिया खत्म करूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में इनके आने के बाद टैंकर बढ़ाए गए हैं। टैंकर माफिया का खेल ज्यादा चल रहा है, चक्कर दिखाए जाते हैं कागजों पे। हकीकत जो भी हो, सच्चाई यह है कि दिल्ली की जनता भीषण जल संकट से जूझ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द इस समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।